नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कोशिका कितने प्रकार की होती है और उनकी कुछ डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। तो कोशिका के बारे में आपको पहला जो कोशिका का भाग होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। ये जो सामान्य रूप से छोटी कोशिका होती है अन्य कोशिकाओं की तुलना में, मतलब यूकैरियोटिक कोशिका की तुलना में ये छोटी होती है। इसमें केंद्रक तथा अन्य कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, मतलब इसमें केंद्रक और जो कोई अन्य कोशिका अंग होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, इसमें नहीं रहते। इनका जनन जो होता है केंद्रक विभाजन द्वारा होता है। जब कोई केंद्रक विभाजन करता है तो इनका जनन होने लगता है, जनन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कैप्सूल के अंदर बंद रहती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जो कोशिका होती है वो एक बाहरी आवरण से ढकी हुई रहती है, जो कि एक कैप्सूल के अकॉर्डिंग होता है, कैप्सूल के जैसा होता है। और उस कैप्सूल के अंदर जितनी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो बंद रहती हैं। इसकी कोशिका भित्ति, मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसकी भित्ति, जो बाहरी आवरण होता है, बाहरी दीवार होती है, वो कोशिका को ताकत एवं अस्थायित्व प्रदान करती है। उसमें ताकत का निर्माण भित्ति से ही मिलती है, इसलिए वो मजबूत रहती है। और साइटोप्लाज्म कोशिका वृद्धि में सहायता करता है, सहायता प्रदान करता है। मतलब जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका को ताकत एवं अस्थायित्व प्रदान करती है, लेकिन जो कोशिका वृद्धि होती है, कोशिका बढ़ती है, उसका मुख्य जिम्मेदार साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म की वजह से कोशिका में वृद्धि होती है। और इसमें जो है प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है जिसमें प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन उपस्थित होता है। और साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जो साइटोप्लाज्म है इसमें, साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर होती है और इसमें छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं। इन राइबोसोम्स का जो काम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होते हैं जो छोटे छोटे रूप में होते हैं और यही राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कार्य करते हैं। और उसके बाद मीसोसोम्स, मीसोसोम्स इसी के अंदर पाया जाता है। मीसोसोम्स कोशिकीय श्वसन में सहायक होते हैं, क्योंकि कोई भी कोशिका है तो वो श्वसन करती है और उस श्वसन में भाग लेने का जो भाग लेता है वो मीसोसोम्स है। मीसोसोम्स की वजह से ही कोशिकीय श्वसन होता है या कोशिका में श्वसन होता है। और ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये मोनेरा किंगडम के सभी जीवों में ये कोशिका पाई जाती है। जो मोनेरा किंगडम के जीव होते हैं ये उन्हीं में सिर्फ पाई जाती है। बाकी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अब बात करते हैं हम दूसरा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? ये एक जटिल कोशिका होती है और प्रोकैरियोटिक की तुलना में बड़ी भी होती है। इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। कोशिका भित्ति फिलहाल प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होती है और इनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति मतलब जो बाहरी आवरण होता है ठोस, वो बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं, जो प्लाज्मा झिल्ली को सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करती है। जो आपकी कोशिका भित्ति रहेगी यूकैरियोटिक कोशिका में वो होती है प्लाज्मा झिल्ली को मदद करती है, सुरक्षा प्रदान करती है और सहारा भी प्रदान करती है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका को चारों ओर से घेरे रहती है। जो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका को चारों ओर से घेरे रहती है, मतलब जितने भी कोशिका के अंदर अंग होते हैं उनको चारों तरफ से प्लाज्मा झिल्ली घेर के रखती है तथा कुछ निश्चित पदार्थ को अंदर व बाहर जाने पर नियंत्रण रखती है। मतलब जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके अंदर जितने भी अंग होंगे उन अंगों को वो घेर के रखेगी और कोई अगर उसको कोई भी तत्व या किसी भी पदार्थ की ज़रूरत पड़ेगी तो जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है वो अंदर जाने देगी और जिस चीज़ की उसे ज़रूरत नहीं है उस पर नियंत्रण रखेगी, उसको अंदर नहीं जाने देगी। और जो चीज़ अंदर है बाहर जाने के लिए ज़रूरी है उसको बाहर जाने देगी और बाकी चीज़ों को अंदर नियंत्रण में रखती है। ये काम होता है प्लाज्मा झिल्ली का। केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। इसमें केंद्रक होता है और इसी में केंद्रक में डीएनए पाया जाता है जिसमें सभी सूचनाएं निहित होती हैं। जितनी सूचनाएं होती हैं वो सारी डीएनए में निहित होती हैं, डीएनए में पाई जाती हैं। केंद्रक जो है केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक होता है उसमें एक केंद्रक झिल्ली होती है और केंद्रक झिल्ली केंद्रक को चारों तरफ से घेर के रखती है, घिरा रखता है। और केंद्रिका प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाती है। प्रोटीन संश्लेषण जो होता है
वो उसमें मुख्य काम केंद्रिका का होता है। केंद्रिका ही मुख्य भूमिका निभाती है प्रोटीन संश्लेषण में यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया अपनी कोशिकीय क्रियाओं में भाग लेता है। जो कोशिकीय क्रिया होती है, कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया अपनी कोशिकीय क्रियाओं में भाग लेती है। और इसमें राइबोसोम्स प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो पूरी तरीक़े से प्रोटीन के बने होते हैं, जिसमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रहते हैं। और मोनेरा किंगडम के अतिरिक्त, क्योंकि मोनेरा किंगडम में ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो वो आपका अलग हो जाएगा। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी वो मोनेरा किंगडम के अतिरिक्त अन्य सभी किंगडम में पाया जाता है। जितने भी किंगडम होंगे आपको फ़िलहाल हम दूसरी क्लास में बता देंगे कि जो किंगडम है, कितने किंगडम है, कौन कौन से किंगडम है, उसमें कौन कौन से जंतु या पादप पाए जाते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। फिलहाल ये मोनेरा किंगडम के अतिरिक्त अन्य सभी किंगडम में पाए जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।